गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट 2 पीरियड्स हमने चैप्टर 6 के बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े। कल एंडिंग में मैंने आपको एक लीनियर पेयर वाला बताया था और आज जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें इस लीनियर पेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और लीनियर पेयर ऑक्सम। पेयर मीन्स टू, लीनियर मीन्स लाइन। एक लाइन है ए बी, यहां पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज ओ, और यहां पर एक रे ड्रॉन करो, कैसे भी हो, ऐसे हो, अगर स्ट्रेट कर दिया तो 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सो मान के चलो इन दिस वे, लिटिल स्लैंटिंग, ये लेट इट इज ए बी सी। सो लीनियर पेयर, ये हो गया लाइन, ये हो गई पेयर ऑफ टू एंगल्स। सो स्ट्रेट लाइन मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती हैं वो एंगल्स होते हैं 180 के, राइट। जो भी स्ट्रेट लाइन एंगल्स होते हैं ये होता है 0, ये हुआ 0 और ये हुआ 180, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल होते हैं 180 के। सो इसमें करना क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको लिखना है। लेकिन ये चैप्टर अलजेब्रा नहीं है, ये चैप्टर ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑक्सम पर डिपेंड करता है। तो जो भी टर्म हम लिखते हैं उसका रीजन देना पड़ता है। तो ये 180 ही क्यों, तो आपको इसका जो रीजन है वो रीजन लिखना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, NGLES। ये एग्जामिनेशन में आपको हर बार लिखना है। नाउ लीनियर पेयर ऑक्सम, यही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, यही लीनियर पेयर ऑफ ऑक्सम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब पेयर यानी 2 हो गया, बट मान के चलो मोर देन 2 एंगल्स बन गए, ये 2 तो है ही, और मान के चलो ये हो गया, अब 3 हो गया, अब यहां पर 3 एंगल्स हो गए, P Q तो हो गया, R एंड S। ओके, लेट इट इज कोई भी M। इन दिस केस अब ये तो 3 एंगल हो गए, तो इनको पेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लाइन पर है तो मेजर तो 180 ही आएगा। तो इसमें एंगल PMR प्लस एंगल RMS फर्स्ट सेकेंड प्लस एंगल SMQ इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। अब ये पेयर नहीं है तो रीजन क्या लिखेंगे, तो इसमें आप बोल देंगे भाई ये लीनियर पेयर ऑक्सम है, क्योंकि एक लाइन पर सभी एंगल बनते हैं इसलिए 180 है। तो लेकिन केवल 2 एंगल हो तो लीनियर पेयर करें, 2 एंगल्स हो तो लीनियर पेयर ऑक्सम भी कह सकते और ये भी कह सकते हैं। तो आप एक हैबिट रख सकते हैं, 2 हो या 3 हो या 4 हो, लीनियर पेयर ऑक्सम बोलने का, 180 लिखते रहने का। ये एक अच्छा सॉल्यूशन है, ये एक पढ़ाना था। और एक और चीज़ आएगी आपको इस एक्सरसाइज में, वो रहेगी
एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। ये कोई लाइन है सपोज एल, यहां पर कोई पॉइंट है सपोज ओ, ये हो गया 180, ये हो गया ऊपर से 180 और नीचे से भी हो गया 180। तो इस एंगल के अराउंड में टोटल कितना डिग्री, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। कभी कभी आपको सारे एंगल लिखना हो और यहां कोई पॉइंट हो तो एंगल्स अराउंड अ पॉइंट बोल करके उनका मेजर 360 लेना है और रीजन ये देना है एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एंगल्स अराउंड पॉइंट, इस तरह से। तो यहां पर ये कंसेप्ट्स हो गए हैं। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस चैप्टर में जो हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े, डेफिनेशंस पढ़े, ये ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो जब भी आप, कल मैंने एक पर्टिकुलरली अपोजिट एंगल्स पढ़ाया था और मैंने ये बताया था कि टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो बीच में जो वर्टेक्स है उसके आजू बाजू के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। डेफिनेशंस तो आपने लिखा ही है, होमवर्क भी किया है। तो जब भी आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखें तो उनको इक्वल में लिखना है, लेकिन लिखना नहीं है, साथ में उसका रीजन भी देना है। अब हम अलजेब्रा पढ़ते थे तो उसमें खाली प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, हम रीजन्स नहीं देते थे, वो अलजेब्रा है। लेकिन ज्योमेट्री में हम जो भी पढ़ेंगे और जो भी लिखेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, नहीं करने पर आपका नंबर रेड्यूस होगा। तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, उस एग्जाम्पल के लिए आपको ये सारे रीजन्स तैयार रखने हैं, एक चीज। दूसरा ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते समय सारे जो कंसेप्ट्स हैं, जितना भी आप पढ़ते हैं, वो सब अपने आंखों के सामने होना चाहिए। और कौन से प्रॉब्लम में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये जो जितने जल्दी जज करेगा वो स्टूडेंट ही ज्योमेट्री को संभाल सकता है। लेकिन जिसके पास बेसिक कंसेप्ट नहीं है, हाँ डेफिनेशन सर ने होमवर्क दिया, हमने लिख दिया, हमने भेज दिया, ये करके अपने फॉर्मेलिटी टाइम पास कर लिया। मैंने जो होमवर्क दिया है वो एक्चुअली आपको उसको एप्लीकेशन करना है, अभी उसके लिए दिया था। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि हम भी जब भी अपनी व्हीकल होती है, गाड़ियाँ होती है, उसको रिपेयर करने के लिए जाते हैं, तो जो रिपेयरर होता है ना, वो खाली उसका स्क्रू देख करके कौन सा पाना लगेगा, कितने नंबर का लगेगा, वहाँ पर इन्फिनाइट रहता है, उसमें से वो पर्टिकुलर उठाता है। ये चीज़ हमको नहीं समझती, लेकिन वो रोज वर्क करता है, उसका यूज़ करता है, इसलिए उसको जल्दी समझ में आता है। ज्योमेट्री के कंसेप्ट जो जितने बार पढ़ेगा, जितने बार यूज करेगा और जितना बार लिखेगा, बस वही स्टूडेंट ज्योमेट्री को संभाल सकता है। सो ये मेरी प्यार भरी एडवाइस, ओके, उठाना आपका काम है। Now, exercise 6.1. Question 1. Question 1. Figure is given. फिगर को निकालना, फिगर को समझना, जो गिवन है उसको लिखना
और आंसर निकालना और रीजंस देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जिनको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, अक्सर करके हम स्टूडेंट्स को पूछते हैं व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, तो रिप्लाई होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर बनूंगा, ये करूंगा। उसके लिए आपको मालूम होगा कि जेईई की एग्जाम देना होता है। जेईई के एग्जाम में जो एग्जाम्स आते हैं वो मल्टीपल कंसेप्ट पर होता है, लेकिन वो मल्टीपल कंसेप्ट एक दिन में नहीं सीखता है। ये जो आपको सिखा रहे हैं ना, ये उसका स्टार्टिंग है, बिगनिंग है। तो अगर आपको ये करना है तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। रिमेंबर दिस। सो एक लाइन है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये आपके क्वेश्चन में है, डायग्राम में देखें। एक बात और, जब भी ज्योमेट्री का पेपर होता है तो स्टूडेंट एक्सेप्ट, सर फिगर निकालना पड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स, जो आप सॉल्व करेंगे आंसर कॉपी में, आपके आंसर कॉपी में बाजू में या एट द टॉप पहले डायग्राम बनाएं, नीचे सॉल्व करें। जिस स्टूडेंट्स के पास सिर्फ सॉल्यूशन पार्ट हो लेकिन उसका डायग्राम ना हो, तो हम उस पर से ये उसने क्या किया है ये नहीं समझते, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो लर्न नहीं रहता है। जिसने डायग्राम नहीं बनाया वो लिखा कैसे? ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर, स्टूडेंट बोलते हैं सर क्वेश्चन पेपर में तो है, क्वेश्चन पेपर आपका नहीं है, वो आपको एज यूजुअल घर ले जाने की छूट मिलती है, वो बात अलग है। लेकिन क्वेश्चन पेपर दिया ही इसलिए है कि उसका यूज करो, क्वेश्चन पेपर का डायग्राम निकालो। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स 9th में थे और वो पास आउट होकर जब 10th में आए अभी, और जब उनका एग्ज़ाम लगा, एग्जामिनेशन का वो रिजल्ट लगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और कुछ पेरेंट्स भी आए। तो बोले सर हमको एक्सपेक्टेशन से कम नंबर हैं ना, कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? तो बोले सर अबाउट 70 आउट ऑफ 80, 20 मार्क्स इंटरनल, 80 मार्क का पेपर। 80 मार्क्स में से 70 इतना ईजी मिल जाएगा? 70 के अबव वाला स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में, किस लेवल में होता है? अभी हम होमवर्क दे रहे हैं, 50% लड़के होमवर्क नहीं कर रहे। जो स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं कर रहे, नहीं पढ़ रहे, वो एकदम से 70 के अबव की एक्सपेक्ट करते हैं। इज इट पॉसिबल कि जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा? इसका एक रीजन बताता हूं मैं आपको। एग्जामिनेशन ऑनलाइन थी और इस साल भी अभी कोरोना है तो ऑनलाइन एग्जाम होगी। अब ऑनलाइन में कैमरा तो है, लेकिन मेरे आजू बाजू में कितने ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या हैं, ये मैं इधर से उठाता हूँ उधर से उठाता हूँ आपको दिखाता हूँ, ये तो नहीं दिखते। एक स्टूडेंट के सामने पूरा मटेरियल हो, ऑनलाइन एग्जाम हो, तो वो लिख लिख के, वो बुक्स खोल के देख देख के लिख करके हमको भेजते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ मैंने तो बिल्कुल देख कर लिखा, गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली कहते हैं हमारे पास कि सर नंबर तो नहीं कट सकता। ठीक है, अब पेपर लेके आओ, निकालो पेपर। उसके लिए पहले स्कूल की फीस भरनी पड़ती है, कुछ कंडीशंस हैं। पेपर निकालने के 5% कटना, ये भी उसमें एक कंडीशन थी। तो अगर कुछ यानी मार्क्स नहीं बढ़े तो 5% और कम हो जाएंगे, तो निकालने के लिए भी डरते हैं। तो कौन बंदा निकाल सकता है जो कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि हाँ मेरे नंबर कम हो ही नहीं सकते, मैंने बराबर बनाया ही, वो डेयरिंग से निकालेगा। लेकिन जिससे देख देख के लिखा वो ये डेयरिंग नहीं करेगा, उसको मालूम है कि उसने क्या गलती किया क्या नहीं किया। तो एक्चुअली नंबर कम होने का एक रीजन ये भी रहता है कि वो बंदा जब देख देख कर लिखता है तो डायग्राम निकाले कि लिखे, उसके बाद में स्टेप्स क्या जो अभी मैं पढ़ाऊंगा तो रीजन नहीं देते हैं, विदाउट रीजन कि दो एंगल का सम 180 लिखा। क्यों लिखा? लीनियर पेयर आर्क लिखो। तो वो आपने नहीं लिखा तो आपको कैसे मालूम कि दो एंगल का सम 180 आया? प्रूफ तो बताओ। आप रीजन नहीं लिखते, सिर्फ लिखते हैं, डायग्राम भी नहीं, बस 180 लिख दिया, उस पर तुमको पूरे नंबर दे और बाद में बोले कि हमारे एक्सपेक्टेशन से कम है। हाउ इट इज पॉसिबल? सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ाने के पहले मैंने आपको सारी हकीकत बता दिया कि नंबर्स ऐसे नहीं कमाए जाते हैं, या हम टीचरों से
जबान लड़ा के या मुंहजोरी करके या हमको प्रेशराइज करके आप नंबर नहीं बढ़ा सकते, और बढ़ा भी लिया तो उसमें मेरा नुकसान बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो ओके, मैं सिर्फ एक अपने स्टूडेंट्स को जो बनाना चाहता हूं इसलिए इतनी बातें बताया कि मैं क्या अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करूं, कि मैंने अगर इसको पढ़ाया तो उसने मुझसे क्या सीखा। मुझे भी एक्सपेक्टेशंस है, तो मैंने पढ़ाने के पहले ही आपको ये सब समझा दिया कि पढ़ाई बहुत ही बारीकी से होती है। हर चीज़ को लिखना ये स्टूडेंट का धर्म है। वो एग्जामिनेशन देता है, वो पढ़ता है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करना ही उसका स्टूडेंट गिरी है, और स्टूडेंट गिरी दिखाना चाहिए, दादागिरी ना दिखाएं। ओके, सो सॉरी टू से बट दिस इज फैक्ट, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने भुगता है, इसलिए हमने बोल दिया। सो ओके स्टूडेंट्स, ये डायग्राम, ये लाइन, ये 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं। एक लाइन है ए बी, ये ए बी है, और एक सी डी है, और यहां पर पॉइंट ओ है। मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ाते समय कहा था कि जहां 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो समझ जाना कि एक चीज तो आना ही है, या वो क्वेश्चन जब उसको ये पूछना है तो 2 लाइन इंटरसेक्ट बोलेगा ही। यही मैं समझाना चाहता था कि आप जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अगर इसने ये बोला तो अब इसका मतलब क्या होगा, ये जो जल्दी समझेगा उसका पेपर, उसकी ज्योमेट्री, उसका क्वेश्चन, बस ये ध्यान में रखें। लेकिन अब इसने जबरदस्ती यहां पर एक और रे निकाला, ओ ई, ये वाला। अब वो क्या पूछता है देखो, ऊपर लीनियर पेयर अग्सम है, नीचे भी लीनियर पेयर अग्सम है, लाइन्स है, वर्टिकली अपोजिट भी बन रहे, लाइन इंटरसेक्ट बोला, जहां लाइन बोला वहां लीनियर पेयर अग्सम बनता ही है। अगर 2 लाइन्स है तो वर्टिकली अपोजिट बनता है, यानी कि 2 कंसेप्ट का यूज करना पड़ सकता है, मल्टीपल कंसेप्ट करना पड़ता है। सो लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ ए ओ सी, दिस इज ए ओ सी एंगल, ये वाला, ये ए ओ सी एंड बी ओ ई, दिस इज बी ओ ई, इन दोनों का प्लस है 70 डिग्री। ठीक है, यानी ये गिवन है, इन दोनों का प्लस 70 है। एक और एंगल दिया बी ओ डी इज इक्वल टू 40, अब ये 40 डिग्री गिवन है, एंड पूछता ये है फाइंड बी ओ ई कितना, यह है बी, यह है वो, और ये इसका मेजर कितना, ये क्वेश्चन है। एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, और ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, अब रिफ्लेक्स एंगल जिसको समझता है वो ही इसको करेगा। यही मैं बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है डेफिनेशंस और कंसेप्ट का। तो ये है सी ओ ई, ये एंगल सी ओ ई है, तो उसका रिफ्लेक्स किधर बनेगा, बैक में, ठीक है ना। ये एंगल है, ये एंगल है, तो इसका रिफ्लेक्स बनेगा इसके पीछे, ये वाला एंगल रिफ्लेक्स होगा। अगर आपको इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो ये जो पॉइंट है यहां पर एंगल्स अराउंड अ पॉइंट आएगा, और ये होगा 360। अगर आपके पास इसका मेजर है, इस लाइन को हटा दीजिए, यह है रिफ्लेक्स, यह है रिफ्लेक्स एंगल, इसका मेजर निकालना है। ये अगर मिल गया, मान के चलो ये 50 मिल गया आपको, तो ये कैसे मिलेगा पीछे का एंगल, इसके आजू बाजू में कितना होता है 360, 360 में से इसका 50 सब्ट्रैक्ट करो, 310 रिफ्लेक्स मिलेगा। सो ये कंसेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे आपको अलर्ट करना बहुत जरूरी था। क्योंकि हम अलर्ट इसलिए क्योंकि एक टीचर की एडवाइस है कि जो बारीक बात है वो समझाए।
सो आज का पेट तो समझाने में ही गया, क्योंकि फिजिकल क्लास है नहीं। अगर क्लास होती तो मैं आमने सामने समझा पाता। आप ये समझ के आमने सामने ही है ये समझ करके इस एडवाइस को फॉलो करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टुडेज टाइम इज ओवर। सो सी यू टुमारो, टिल देन गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।